Hello, everyone, and welcome back to the ISC Guide. Today, we'll be starting with Unit 3, which is Attention and Perception. This, in my opinion, is a very fun chapter क्योंकि ये mostly visual learners के लिए है. Visual learner हो तो this will probably be your best chapter. And I do think that the best way to learn this chapter is to understand it visually. Okay, so let's get right into it. First of all, we'll start with a brief introduction about attention. Attention is the concentration of awareness on some phenomenon by the exclusion of other stimuli. Selective attention is the selection of important stimuli which are limited and should be focused upon, and sustained attention is our ability to concentrate on the selected stimuli for longer durations. अटेंशन इन अ जनरल सेंस हम सब लोग को समझ में आता है. टीचर बोलती है कि पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग या फिर व्हाट आई एम टीचिंग. दैट इज़ बेसिकली आवर अटेंशन. जब टीचर ये बोलती है व्हाट द टीचर इज़ ट्राइंग टू आस्क ऑफ अस इज़ टू हीड टू द वर्ड्स एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग. तो बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मे बी देर इज़ अ क्रो आउटसाइड द विंडो दैट यू आर लुकिंग एट, या फिर देर आर अदर स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास डोर, कि उन लोगों को देख रहे हो, तो उन लोगों पे फोकस करने के बजाय जो टीचर के वर्ड्स है, जो टीचर पढ़ा रही है, उन पे फोकस करोगे. दैट वुड बी बेटर. इसके लिए बोलते हैं अटेंशन. सिलेक्टिव अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आर एग्जिस्टेंस. इवन इमेजिन करो यू आर इन अ वेरी क्राउडेड रूम एंड सब लोगों के कॉन्वर्जेशंस एक साथ हो रहे होते हैं. एंड इमेजिन दैट सब लोगों के कॉन्वर्जेशंस तुम्हें एक साथ ही एक ही इंटेंसिटी पे सुनाई दे रहे. दैट वुड बी वेरी केओटिक. वो पॉसिबल नहीं है. इसके लिए वी हैव द एबिलिटी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन, जिसमें हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे या फिर मे बी दो या तीन चीज़ पे फोकस कर सकते हैं. तो इफ़ आई एम इन अ क्राउडेड रूम एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी, मैं सिर्फ वो कॉन्वर्जेशन पे मेरा सिलेक्टिव अटेंशन रहेगा. एंड जो आसपास के कॉन्वर्जेशन है, मेरा अटेंशन उनमें या तो कम रहेगा या फिर बिल्कुल नहीं रहेगा. Sustained attention is basically our ability to concentrate longer. Sustained means longer for a longer period of time. दो टाइप्स ऑफ अटेंशंस होते हैं, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी. वॉलेंटरी अटेंशन रिक्वायर्स कॉग्निटिव एफर्ट्स टू बी मेड. तो जब कोई सम सॉल्व कर रहे होते हो मैथ में, तो यू नीड अटेंशन, यू नीड टू पे अटेंशन टू द सम, की कुछ सीली मिस्टेक ना कर दूँ, या फिर यू हैव टू सॉल्व कोई टेबल इन योर माइंड. वो सब चीज़ों के लिए यू नीड वॉलेंटरी अटेंशन, जो तुम अपने विलिंगनेस से अटेंशन उस स्टिमुलस को बना, उस प्रॉब्लम को ग्रांट करते हो. देन वी हैव इनवॉलेंटरी अटेंशन. इसमें कुछ कॉग्निटिव एफर्ट्स नहीं लगता है एंड इट इज़ नॉट इन आर कंट्रोल. इट इज़ डिटरमाइंड थ्रू सेवरल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है हम लोग आगे देखेंगे बेसिकली. लेकिन इनवॉलेंटरी अटेंशन हम लोगों को खुद से नहीं करना रहता. लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ द पार्टी. जब एक कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है, आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन दैट वन कॉन्वर्जेशन, बट लेट्स से फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रूम समबडी कॉल्स माई नेम, तो मुझे वो स्टिल सुनाई देगा इवन दो आई एम इंटेंटली फोकस्ड ऑन द कॉन्वर्जेशन आई एम हैविंग एट हैंड. तब भी मुझे मेरा नाम सुनाई देगा, राइट. एंड वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल विच वी लुक इन टू नाउ. ओके, यहाँ पे देखो व्हाट आई हैव डन इज सारे एग्जांपल्स को विजुअली भी रिप्रेजेंट किया है. तो व्हेन आई चेंज द स्लाइड, सबसे पहली चीज़ आई एम श्योर यू वुड हैव सीन दिस बिगर, द वर्ड बिगर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है. इट स्टैंड्स आउट द मोस्ट इन द होल स्लाइड. एंड ये बाद में देखा होगा क्योंकि दिस इज़ वेरी स्मॉल. तो अभी ऐसा क्यों होता है? जब इसका आंसर लिख रहे हो, फिजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्मेट. ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है. अटेंशन पहले, देन परसेप्शन क्या होता है, देन उसका एक एग्जाम्पल. दैट्स मोर देन इनफ. और थोड़ा एलैबोरेट करने, यू कैन एलैबोरेट. इसको मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स टाइप में दिया. राइट इट इन प्रॉपर सेंटेंसेस. ये इक्वल्स टू साइंस नहीं चलता. अगर बिगर साइज है यूल पे मोर अटेंशन, स्मॉलर साइज है यूल पे लेस अटेंशन. परसेप्शन क्या होगा, जितना बड़ा साइज़ है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्मॉलर साइज इज सीन एज लेस इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल होगा, बिग बिलबोर्ड डिमांड्स मोर अटेंशन देन अ स्मॉल साइन. इमेजिन करो रोड पे जहाँ एक बड़ा बिलबोर्ड दिख रहा है एंड एक छोटा सा साइन है. ऑफकोर्स ज़्यादा अटेंशन विल बी टुवर्ड्स द बिगर बिलबोर्ड. सिर्फ इवन दो उनका कंटेंट सेम है, कलर सेम है, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, सिर्फ साइज़ में डिफरेंस है, स्टिल जो बड़ा वाला बिलबोर्ड है वो पहले नोटिस में आएगा. The second factor that we have is color. More attention is paid to bright and contrasting colors, and dull and neutral colors को less attention दिया जाता है. क्यों? क्योंकि when we perceive it, तो bright means urgent and important,
और dull means insignificant. Example would be neon green sign demands more attention than a gray sign. इसके लिए especially when you're on highways, if you have driven on a highway at night, तो red markers रहते हैं, neon yellow, neon green markers रहते हैं, ताकि when the drivers are driving especially at night वो बहुत easily हम लोग spot कर सके where the road is going, क्योंकि वो लोग वहाँ पे हर जगह street lights नहीं लगवा सकते. Movement and change. अभी as you saw the text came left से पूरा स्क्रीन पे वो मूवमेंट था, तो मे बी वो ज़्यादा फोकस में आया होगा, राइट. अटेंशन, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ मोर अटेंशन, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज़ लेस अटेंशन. मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज मोर इंपॉर्टेंट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर सीन एज लेस इंपॉर्टेंट. बेसिकली इसमें एक चीज़ याद रखो, जिसको भी ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है वो अटेंशन ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसीव करते हैं. Very simple to remember. Example, a moving car demands more attention than a stationary car. अभी रोड पे चल रहे हो, साइड में बहुत सारे स्टेशनरी कार्स पार्क्ड रहती हैं, बट देन सामने से एक स्पीडिंग कार आ रही है, ऑफकोर्स ज़्यादा अटेंशन विल बी पेड टू द स्पीडिंग कार. देन वी हैव चेंज. Sudden changes, more attention, and slow changes, less attention. Perception, sudden is urgent and important, while slow is insignificant. Sudden change of a color of a light demands more attention than a slower, more gradual change. Okay, ये phenomenon बहुत common रहेगा. Let's say you meet a relative once every 1 year. ठीक है, annually वो relative को जाके मिलते हो, and you are meeting your parents every day. तो जब relative से जाके मिलते हो तो वो लोग क्या बोलते हैं कि you have grown taller. उनको ये सारे छोटे छोटे चेंजेस ज़्यादा एविडेंटली दिखता है. योर पेरेंट्स माइट नॉट नोटिस इट क्योंकि वो रोज़ देख रहे हैं, दैट्स अ ग्रेजुअल चेंज, बट फॉर देम इट इज़ अ वेरी सडन चेंज. इसके लिए वो ज़्यादा अटेंशन दे पाते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, इसके लिए दे स्टेट इट. देन वी हैव इंटेंसिटी. High intensity is more attention, less intensity is less attention. Objects with higher intensity are perceived as more important, objects with less intensity are seen as less important. A moving car demands more attention than a stationary car. क्योंकि यहाँ पे भी intensity, यहाँ पे moving car वाले example दिए, क्योंकि intensity can be perceived as speed also. ये मूवमेंट के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, बट यहाँ पे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम लोग ले सकते हैं, तो इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी टेकन एज द स्पीडिंग ऑफ द कार. तो जितनी ज़्यादा स्पीड की कार ज़्यादा रहेगी, हम लोग उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे, राइट. तो किस इंटेंसिटी के साथ वो मूव हो रहा है, या फिर किस इंटेंसिटी का कलर है. इंटेंसिटी कैन बी ऑफ वेरीड टाइप्स. देन वी हैव कॉन्ट्रास्ट. यहाँ पे व्हेन वी चेंज द स्लाइड, ये वाइट, यहाँ पे जो वाइट है, एंड दिस ऑरेंज, ये जो कॉन्ट्रास्ट है इट मेक्स दिस ऑरेंज हाईली विजिबल, एंड ये वाला जो ऑरेंज है वो थोड़ा कम विजिबल है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नॉन कॉन्ट्रास्ट ऑरेंज. तो हाई कॉन्ट्रास्ट होता है मोर अटेंशन, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा. लो कॉन्ट्रास्ट इज लेस अटेंशन, इसके लिए सेकेंड हम लोगों ने ये देखा. परसेप्शन, हाई कॉन्ट्रास्ट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, लो कॉन्ट्रास्ट इज इनसिग्निफिकेंट. Example, black text stands out on a white page while grey text is less noticeable. See this. ये पीछे का बेजिश वाइट बैकग्राउंड है, इस पर ब्लैक बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, एंड इवन दो ये बहुत सिमिलर टेक्स्ट है, इफ़ यू कैन सी दिस, ये इतना स्टैंड आउट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं है. दिस इज़ अ वेरी जॉन्डिस्ड लेमन येलो. ये वाला येलो इतना स्टैंड आउट नहीं कर रहा है इस पेज पे जितना ब्लैक कर रहा है. तो इसके लिए कॉन्ट्रास्ट जब हाई होता है तब ज़्यादा अटेंशन हम लोग पे कर पाते हैं, rather than when contrast is very low. Now we have psychological factors. Psychological factors, सबसे पहला आता है need. More focus on objects and stimuli that fulfill our needs. Perception, need fulfilling objects are perceived as more important, and objects that don't fulfill needs are seen as less important. Example, a hungry person will notice more food stalls. अगर मुझे need है खाने की, example for when I am hungry, तो मुझे ज़्यादा खाने की खुशबू आएगी, या फिर क्योंकि आई विल बी थिंकिंग अबाउट फूड मोर, तो हम लोगों को फूड स्टॉल ज़्यादा नोटिस होंगे. या फिर इफ़ आई एम वेरी थर्स्टी, तो मुझे हर जगह मे बी कोक का कैन दिख रहा है, या फिर एक वाटर फाउंटेन दिख रहा है, विच मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड हैव इग्नोर्ड. मैं वाटर फाउंटेन का नॉर्मल लाइफ में क्या करूँ, बट जब मुझे प्यास लग रही है आई विल नोटिस देम मोर. तो जब नीड रहती है तब specific stimuli, the stimuli that fulfill our needs,
उन पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है. सेकेंडली वी हैव इंटरेस्ट. Interesting stimuli demand more attention, less interesting stimuli demand less attention. अगर कोई ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस इंटरेस्टिंग है तो दैट मीन्स इट इज़ एंगेजिंग. इफ इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इट इज़ बोरिंग. Example, music enthusiast will notice an instrument being played in public. If you know how to play any instrument, piano, violin, guitar, कुछ भी, तो और पब्लिक में सुनाई देगा तो you will notice it more than others. Why? क्योंकि इंटरेस्ट है तुम्हारा. That's why. Right? Plus, since interest है, maybe you are able to also pay attention to more of the details कि ये गलत chord बजा रहा है या फिर कहीं पे ट्यून मिस कर रहा है या फिर उसका गिटार प्रॉपरली ट्यून नहीं है, समथिंग लाइक दैट. वो सब छोटी छोटी मिस्टेक्स भी you'll also notice since you are a music enthusiast, since तुम्हारा इंटरेस्ट है. Lastly, the last psychological factor is emotion. Emotional states heighten attention to relevant stimuli. Emotionally relevant stimuli are perceived more vividly than natural stimuli. ये बहुत सारे, especially हम लोग we experience this during thriller movies and horror movies. तो whenever we are in a state of fear, a person will get scared even of the faintest sound. कोई छोटा सा सिर्फ डोर क्रीक भी हो रहा है उसमें भी डर लगेगा. तो इसके लिए emotional factors heighten our attention towards specific stimuli. Okay, ये तीनों तो psychological factors है. I need you to notice this and I need you to note this. ये बहुत specific stimuli से related ही होते हैं. Okay, need is only the object or stimulus that fulfills our needs. Interests वाला point only applies to any object or stimulus that is interesting to us, and similar for emotion too. उस specific emotional state से related रहेगा तो ही होगा. In fact, when we are emotional, let's say हम लोग बहुत गुस्से में हैं तो we will notice more infuriating things around us. ये एक बार जब a person gets very angry, then वो और चिड़चिड़ा होने लगता है even of the smallest things. अगर notice किया हो तो even though आसपास happy things भी है, we'll notice those happy things less and focus on the negative more. तो इसके लिए emotional states heighten our attention towards factors or stimulus that are more relevant to the emotion that we are experiencing currently. Okay, now we have transformation of sensation to perception. ये वाला थोड़ा बायोलॉजी भी इन्वॉल्व करता है तो आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. बट अगर 9th and 10th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बायोलॉजी तो ये बहुत सिंपल रहेगा. स्पेशली इफ़ यू हैव बायोलॉजी नाउ तो ये बहुत बेसिक लेवल का है. फॉर दोज हु डोंट नो मच बायोलॉजी आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. सबसे पहला स्टेज होता है सेंसेशन. ऑफ कोर्स हम लोग सेंसेशन से चालू कर रहे हैं एंड परसेप्शन पे एंड करें क्योंकि दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी वांट टू टेल. सबसे पहला स्टेज इज सेंसेशन. व्हेन वी टच समथिंग, क्या तो हमारा लेट्स से फिंगर से हम लोगों ने एक फ़ोन को वरना एक लैपटॉप को टच किया तो वी कैन फील इट्स टेक्सचर. तो ये एक एग्जांपल हो गया ऑफ द स्टिमुलस दैट वी आर सेंसिंग. जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रहता है दैट इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट आवर एंटायर बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम होता है एंड जो नर्व्स रहते हैं जो स्किन पे होता है स्पेशली उनको सेंसरी नर्व्स बोला जाता है या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं. दीज सेंसरी न्यूरॉन्स हैव सेंसरी रिसेप्टर्स. उसका वर्किंग जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखो रिसेप्टर्स रहता है. वॉट दीज रिसेप्टर्स डू, वो डिटेक्ट करते हैं हम लोगों ने किसी चीज़ को टच किया क्या, हाउ डज़ इट फील, क्या टाइप का टेक्सचर है उसका, ये सब चीज़ें वो पिकअप करता है. ओके तो ये हमारा सेंसेशन स्टेज हो गया. द सेकेंड स्टेज इज ट्रांसडक्शन. इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन को इनपुट मिला है दैट इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, राइट, सुना भी होगा. द ब्रेन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो बेसिकली आर न्यूरॉन्स एक्चुअली वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड अ ब्रेन इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स, इसके लिए बोलते हैं द ब्रेन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज ट्रांसमिशन. तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बनते हैं that have been transducted from the input from the sensory receptors, ये are transferred neuron to neuron to neuron to neuron until they reach our brain. वो कैसे ट्रांसमिट होता है? by a process called the sodium pump. इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली इफ़ यू कैन सी दिस न्यूरॉन का डायग्राम. ओके ये न्यूरॉन का डायग्राम है. जो ये आगे के रूट ब्रांचेस टाइप चीज़ें जो दिख रही है इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं.
दीज हैव द रिसेप्टर्स। ओके, यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं। अगर ये सेंसरी न्यूरॉन होता तो यहाँ पे रिसेप्टर्स रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है दैट गोज थ्रू दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, दिस इज द एक्सॉन बॉडी। तो एक्सन बॉडी के आसपास बहुत सारे आयॉन्स होते हैं। आयॉन्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स विद चार्जेस। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन जस्ट स्किप इट, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग स्टिक अराउंड। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि तो ये एक्सॉन बॉडी होता है एंड इसके आसपास आयॉन्स होता है। एंड जब ये पोलराइज होता है एंड डीपोलराइज होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल होता है। इतना ही जानने की ज़रूरत है। जो आयॉन्स रहते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू चार्जेस। तो द कॉन्स्टेंट पोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये साइटॉन होता है, ये साइटॉन या फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में से, एंड देन यहाँ पे हम लोग टर्मिनल्स पे आ जाता है। अभी ये जो टर्मिनल्स रहता है, ये जो रूट्स दिख रहे हैं, रूट टाइप स्ट्रक्चर है, वो इससे कनेक्ट होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के। कि यहाँ पे साइनैप्स दिख रहा है, दैट इज़ अ स्पेस दैट इज़ बिटवीन दिस, ये जो टिप है एंड इसके टिप के बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। एंड अभी तुम सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर ये बीच वाले जगह में जंप कैसे करते हैं। दैट हैपन्स ड्यू टू न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स स्पेशली 12th में बहुत काम आएगा इन द डिसऑर्डर्स चैप्टर। वहाँ पे अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या फंक्शन करते हैं, किस डिसऑर्डर में रिजल्ट करते हैं, जब वो हाई या लो तो वो सब आएगा। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर बेसिकली केमिकल्स जो हेल्प करते हैं साइनैप्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉरवर्ड करने। क्यों? क्योंकि जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है व्हेन इट इज़ रिसीव्ड बाय दिस, वो इसके लिए एक स्टिमुलस जैसा काम करता है। तो जब हम लोगों ने टच किया था लेट्स से लैपटॉप, तो हमारा सबसे पहला स्टिमुलस था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में यहाँ से गया, इट केम टू द साइनैप्स, साइनैप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ एंड देन नेक्स्ट न्यूरॉन के साइटॉन या फिर डेंड्राइट ने उसको रिसीव किया एज अ स्टिमुलस, देन वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बना एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन अंटिल इट रीचेज आवर ब्रेन। ब्रेन में जाके क्या होता है, ब्रेन में जाके होता है द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल इनपुट्स हम लोग को मिल रहे हैं फ्रॉम द न्यूरॉन्स, उसको प्रोसेस किया जाता है के एंड फीचर रिकग्निशन चालू होता है। तो लेट्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हमें उससे पता चल रहा है कि द टेक्सचर ऑफ द फ़ोन या फिर द टेक्सचर ऑफ द लैपटॉप इज़ वेरी ग्लॉसी। ओके, हम लोग को ये इनपुट से पता चल रहा है, राइट? तो हम लोग उसको ऐसे ही प्रोसेस करेंगे कि इट इज़ ग्लॉसी। हम लोगों के पास ये सारी चीज़ें आ गई, वरना लेट्स से यू आर सीइंग समथिंग, तो वो भी हमारा स्टिमुलस ही होता है। लेट्स से यू आर सीइंग एन एप्पल, तो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ऑप्टिकल न्यूरॉन से जा रहा है, द न्यूरॉन्स इन योर आइज टू द ब्रेन, वो क्या करेगा, देयर इज़ एन एप्पल, इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ थोड़ा सर्क्यूलर, इट हैज़ अ ब्राउन थिंग ऑन टॉप, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे बिट्स में इंफॉर्मेशन भेजता है एंड देन इट इज़ इंटरप्रेटेड टुगेदर इन द स्टेज ऑफ परसेप्शन। तो जो स्टिमुलस हमारे पास आते हैं, लेट्स से जो एप्पल, हम लोग एप्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट उसके पीछे भी और सारी चीज़ें हो सकती हैं। देयर कुड बी बनानाज, वाटरमेलन, वो सब भी हो सकता है, बट अगर हम लोग को स्पेशली एप्पल पे फोकस करना है तो तब वहाँ पे स्टिमुलस सिलेक्ट किया जाता है कि हम लोग को सबसे पहले एप्पल पे फोकस करना है, राइट? हम लोग या फिर बोल सकते हैं ना येलो एप्पल दिख रहा है, मे बी वो कन्फ्यूजन हो जाए, बनाना पीछे रखा है बट वी आर सीइंग द एप्पल एज येलो, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग में एंड परसीविंग में कुछ गलती है, राइट? द स्टिमुला हैज सिलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ परसेप्शन कैसा होता है ये वही बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द एप्पल दैट वी सॉ, हम लोगों ने उसको रिकग्नाइज किया एज एन एप्पल एंड हम लोग फिर उसके आगे के स्टेप्स ले सकते हैं। वी कैन इंटरप्रेट कि इसके आगे क्या करना है। यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है तो मतलब ये शायद फ्रूट बास्केट है। अभी हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग वाले पार्ट से चालू करेंगे एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर इज़ 99% विजुअल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल। इट इज़ अ जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। यूज्ड इन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इट डिवाइड्स अ परसेप्चुअल वर्ल्ड इनटू अ फिगर एंड अ ग्राउंड।
फिगर क्या होता है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ शेप एंड अ पोजिशन, एंड ग्राउंड इज़ द बैकग्राउंड विच एक्सटेंड्स बिहाइंड द फिगर एंड इट हैज़ नो शेप और पोजिशन. It helps us focus on the figure, otherwise the world would be very chaotic. Okay, ये वाला examples हम लोग इसको better समझते, the figure ground principle. While talking to your friends in class, your teacher calls on you. Your figure shifts from your friend to your teacher. Imagine करो class में बैठे हुए हो, you are talking to your bench partner about something. When you are focusing on that conversation and you are only talking to your bench partner, वहाँ पे the figure is your bench partner. एंड जो आसपास पूरे क्लास में चल रहा है, पीछे और भी बच्चे बात कर रहे होंगे, या फिर द टीचर इज़ टीचिंग, तो ये सब तुम्हारा ग्राउंड हो गया, इस पर फोकस नहीं कर रहे हो, बट इट इज़ स्टिल देयर, हम लोग उसको भी परसीव कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि व्हेन आई लुकिंग एट द बेंच पार्टनर बाकी सब ब्लैक हो जा रहा है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा. वी कैन स्टिल सी आसपास, वी नो समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, बट हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे. तो ये जो डिस्टिंक्शन रहता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर फोकस्ड ऑन एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर जस्ट इन द बैकग्राउंड, ये ही फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल होता है. एंड जब टीचर कॉल्स योर नेम, तो हमारा फिर जो फिगर रहता है वो शिफ्ट हो जाता है. देन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन जस्ट आर बेंच पार्टनर, बट हम लोग हमारे टीचर पे भी फोकस कर रहे हैं कि मेरे से क्वेश्चन पूछेगी, डांटेगी, जो भी हो रहा है क्लास में. देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट टू. एंड अगर हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया तो आर बेंच पार्टनर बिकम्स द ग्राउंड एंड द टीचर बिकम्स द फिगर. ओके, अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ प्रॉबेबली द वन दैट यूल ऑल्सो गेट इन द पेपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है. दिस इज़ द टू फेसेस एंड अ वेस वाला डायग्राम. अभी यहाँ पे व्हेन यू सी दिस वाला, यहाँ पे द मोर प्रोमिनेंट इज़ द टू फेसेस, एंड इसमें जो वेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है. क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्लैक है. दोनों पिक्चर्स में जो ब्लैक है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है. ऐसा क्यों? बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पिक्चर इज़ वाइट, एंड सिंस ये वाइट है तो ये जो वेस है, व्हाट आवर ब्रेन इज डूइंग, इसको वो बैकग्राउंड में इंक्लूड कर रहा है. ओके, जो ये ग्राउंड है उसमें इंक्लूड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज टू फेसेस बिकम द फिगर. एंड यहाँ पे जो फेसेस है ये ग्राउंड बन जाते हैं एंड द वेस बिकम्स द फिगर, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टिंक्ट है. तो इसके लिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं. नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ ग्रुपिंग, एंड मैंने जैसा यहाँ पे लिखा है ना, आई होप वैसे ही जाके लिखो. दिस इज़ मोर देन इनफ. Okay, laws of grouping are simple principles given by Gestalt psychologists on how our mind tends to group individual stimuli together in the perceptual world. सबसे पहले the law we have is law of similarity. Individual stimuli with some similarities are grouped together. Example, red and blue dots are perceived as distinct groups rather than as a whole group or individual dots. तो when you are writing this answer, पहले law, उसके बाद उसका एक लाइन में definition, देन जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल दे रहे हो यू हैव टू ड्रॉ इट. ओके, पेंसिल से. मे बी इंस्टेड ऑफ कोर्स रेड एंड ब्लू पेन साथ में नहीं यूज़ कर सकते. इसको सर्कल कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, समथिंग लाइक दैट. कुछ भी ऐसा डिस्टिंक्शन बना के कर दो. यहाँ पे मैंने रेड एंड ब्लू डॉट्स दिए क्योंकि वो ज़्यादा ईजियर टू एक्सप्लेन है. तो यहाँ पे मैंने ये जो डॉट्स लेके रखे हैं, हम लोग जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर सीइंग दिस एज अ रेड रेक्टेंगल ऑफ डॉट्स, एंड इसको एक ब्लू रेक्टेंगल ऑफ डॉट्स देख रहे हैं. हम लोग ना ही इसको इंडिविजुअल डॉट्स जैसा परसीव कर रहे हैं, या फिर इसको एक बड़ा ट्राइंगल भी नहीं मान रहे. नो, दीज आर टू डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल्स, वन इज़ रेड एंड वन इज़ ब्लू. हम लोग उसको ऐसा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रुपिंग. ओके, तो जो लॉज ऑफ ग्रुपिंग है, बेसिकली इंडिविजुअल स्टिमुलाई कैसे ग्रुप हो रहे थे. इंडिविजुअल स्टिमुलाई आर ग्रुप्ड इन अ रेक्टेंगल. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ बिग रेक्टेंगल, दो अलग अलग रेक्टेंगल्स में. क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे सिमिलर क्या है, देयर कलर्स, इसके लिए वो लोग रेड रेक्टेंगल एंड ब्लू रेक्टेंगल में डिवाइडेड है. सेकेंड वी हैव लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी. लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी को लॉ ऑफ प्रेग्नेंस या फिर लॉ ऑफ गुड फिगर भी बोला जाता है. इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस इज परसीव्ड एज सेवरल सिंपल स्टिमुलाई. एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परसीविंग द रिंग्स एज वन, दे आर सीन एज इंडिविजुअल रिंग्स. अभी इस फिगर को, ये ओलंपिक रिंग्स जैसा जो दिख रहा है, इस फिगर को इमेजिन करो एज वन सिंगल शेप. बहुत मुश्किल होगा इवन इमेजिन करना, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स शेप अगर ऐसे देखोगे. बट जैसे यहाँ पे कलर करके रखा है, व्हाट यू आर सीइंग दीज इंस्टेड ऑफ वन शेप, उसको कैसा परसीव किया जा रहा है, एज इंडिविजुअल रिंग्स. राइट, एक साथ की जगह उसको इंडिविजुअल रिंग्स का एक ग्रुप बना के देखा जा रहा है. दिस इज़ नॉट वन सिंगल स्टिमुलस, दीज आर 5 डिफरेंट रिंग्स. हम लोग उसको ऐसे देख रहे हैं.
That is why this is the second law of grouping. Third is the law of continuity. इसमें individual stimuli are perceived as being smooth. Example, dots are perceived as an S rather than individually. अब ये सारे dots हैं, these can be randomly placed, but हम लोग को ये S जैसे ही क्यों दिख रहा है? This exact figure हम लोग को ऐसा perceive हो रहा है. Why instead of individual dots? क्योंकि ये law of continuity में आ जाता है. हमारा ब्रेन स्मूदन थिंग्स आउट, तो ये जो स्मूदन थिंग्स आउट में जो शेप बन रहा है दैट इज दी एस, इसके लिए हम लोग को ये एस दिख रहा है. लॉ ऑफ क्लोजर. ऑब्जर्व गैप्स आर परसेप्चुअली फिल्ड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज. एग्जाम्पल, फिगर इज सीन एज अ डायमंड रादर देन जस्ट 4 व्हील्स. जब ये फिगर को देख रहे हो यू विल सी इट एज अ डायमंड. योर ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्स इन दीज स्पेसेस. जो भी ये स्पेसेस ये सब फिल इन हो जाता है. एंड अगर ये शेप तुम्हें दिखाया भी जाए यू विल से दैट इट इज़ अ डायमंड. इसको अलग अलग 4 वीज जैसे नहीं देखोगे. इंडिविजुअल स्टिमुलाई नहीं है, दे आर ग्रुप टुगेदर इनटू वन बिग फिगर विच इज़ अ डायमंड. देन वी हैव द लास्ट लॉ विच इज़ द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. इसमें सारी चीज़ें सेम है, दे आर स्टिल डॉट्स, कलर भी सेम है, सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज देयर स्पेस. तो जो ज़्यादा पास में होता है राइट, जिसमें प्रॉक्सिमिटी कम होती है, those who are closer together they are grouped as one, and दूर हो जाते हैं तो they are grouped differently. Stimuli that are closer together are perceived as one. Example, dots are perceptually divided into 2 groups despite there being no other difference than space. और कुछ difference नहीं है in these figures, but still हम लोग इसको group 1 and group 2 जैसा दिख रहा है. Next we have constancies. सबसे पहले we have size constancy. जो constancies है these are all tendencies of our brain. ठीक है, ये कीवर्ड है. द टेंडेंसी ऑफ अ ब्रेन टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज हैविंग द सेम साइज इवन व्हेन द इमेज कास्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर रेटिना चेंजेस. दिस इज ड्यू टू रिलेटिव साइज बीइंग कंपेयर टू द सराउंडिंग्स. एक कार को इमेजिन करो दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू ऑन अ रोड. जैसे जैसे वो दूर जा रहा होता है द कार गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड सिंस वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जा रहा है वी कुड हैव सीन इट एज कार फिजिकली श्रिंक हो रही है, बट वी नो वो कार फिजिकली श्रिंक नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन इट्स सराउंडिंग्स, हम लोग को सराउंडिंग से पता चल रहा है. जैसे एक ट्री है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे है, तो वो ट्री भी इतना छोटा है, बट वी नो ट्रीज इतने छोटे नहीं हो सकते. तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी नो कि वो कार भी एक्चुअली श्रिंक नहीं हो रही है, इट इज़ ओनली मूविंग अवे फ्रॉम अस. इवन ये वाले इमेज का एग्जाम्पल देखो, जब हम लोग प्लेन से देख रहे हैं दीज हाउसेज आर सो स्मॉल, दीज ट्रीज आर सो स्मॉल, पीपल तो और छोटे दिख रहे होंगे, बट स्टिल वी नो कि एक्चुअल बड़े हाउसेज है, दीज ट्रीज आर वेरी बिग. ये एक बड़ा आइलैंड है इंस्टेड ऑफ जस्ट अ स्मॉल सर्कल, जो हमारे प्लेन के विंग जितना बड़ा है. हम लोग उसको ऐसा नहीं देख रहे. क्यों? क्योंकि वी नो दैट वी आर हाई इन द स्काई. इसके लिए साइज कॉन्स्टेंसी मेंटेन किया जाता है व्हेन वी आर परसीविंग इट. नेक्स्ट वी हैव शेप कॉन्स्टेंसी. It is the tendency of our brain to perceive objects as having the same shape even when the image cast by the object on our retina changes. This is due to orientation being compared to the surroundings. तो जब एक डोर ओपन करते हो, okay, let's see this. जब डोर क्लोज रहता है तब वो एक रेक्टेंगल है. When we open it, ये ट्रपीजियम जैसा बन जाता है. यहाँ पे ज़्यादा एविडेंट है. But why do we know कि it is still a rectangle? Due to shape constancy. हम लोग को पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है इट डज नॉट मीन कि उसका पूरा शेप चेंज हो रहा है. सो दैट इज़ अ शेप कॉन्स्टेंसी. हम लोग इसको ट्रपीजियम जैसा नहीं नोटिस करेंगे. यू विल स्टिल ऑब्जर्व इट एज वी विल स्टिल परसीव इट एज हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप. नेक्स्ट वी हैव कलर कॉन्स्टेंसी. द टेंडेंसी ऑफ अ ब्रेन टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज हैविंग द सेम कलर इवन व्हेन द लाइटिंग चेंजेस. एन एप्पल डज नॉट चेंज कलर व्हेन वी सी इट इन डे और नाइट. अभी यहाँ पे एक बेल पेपर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, जो भी बुलाते हो, आई एम नॉट श्योर, वॉट एवर यू कॉल इट, ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट्स. ये नॉर्मल लाइट में एक रेड कैप्सिकम है, दिस इज नॉर्मल वाइट लाइट. ग्रीन लाइट में वी कुड हैव सीन इट एज बीइंग ग्रीन कैप्सिकम, बट हम लोग को स्टिल पता है कि ये रेड है एंड हम लोग को स्टिल ये रेड ही दिख रहा है. इवन अंडर ब्लू लाइट हम लोग इसको ब्लू कैप्सिकम नहीं देख रहे हैं, इट इज स्टिल अ रेड कैप्सिकम. तो इवन दो लाइटिंग चेंज हो रही है द कलर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. Then we have brightness constancy. It is the tendency of our brain to perceive objects as having the same brightness even when the lighting changes. A white paper is equally bright in the day and at night. तो एक white paper, even if let's say you are studying in the sun, तो sun में जितना bright है and then you go under a tree, वहाँ पे भी वो brightness maintain हो रही है.
इवन व्हेन वी लुक एट दिस, यहाँ पे लाइट है, द ब्राइटनेस ऑफ दिस पेपर इज सेम एज दिस, इवन दो ये लाइट के अंडर है एंड ये शैडो में है. Those are all our constancies. Now we have monocular cues of depth perception. Monocular cues क्या होते हैं? These are the cues that help us perceive depth using only one eye. ये सिर्फ एक आँख से जो हम लोग डेप्थ परसीव कर पा रहे हैं, those are the monocular cues. The सबसे पहला क्यू है हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट. Textures of objects closer to us are clear while textures far away are smooth. बेसिकली जो मोनोक्यूलर क्यूज़ है वो हम लोग को किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ परसेप्शन क्या है? डेप्थ परसेप्शन इज़ आवर एबिलिटी टू नो कि चीज़ें कितनी दूर है या फिर चीज़ें कितनी पास है. दैट्स ऑल. एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लेड्स ऑफ ग्रास दिख रखा है. लेट्स लुक एट दिस इमेज. जो पास में प्लम्स है, आई थिंक ये दीज प्लम्स हम लोग देख सकते हैं कि इसका ये वाले का डॉट दिख रहा है यहाँ पे. दीज आर रेड, दीज आर ब्लू, दीज आर ब्लैक. ऐसे अलग अलग वी कैन सी इट. बट जैसे दूर जा रहा है, स्पेशली ये जो लास्ट रोज में दिख रहा है, हम लोग को एक ये कांस्टेंट कलर जैसा दिख रहा है. दिस इज़ अ कांस्टेंट पर्पल इंस्टेड ऑफ डिफरेंट रेड्स, पिंक्स, पर्पल्स एंड ब्लैक्स. एक कांस्टेंट कलर बन जाता है ये. तो जो टेक्सचर रहता है इट इज़ चेंजिंग. नेक्स्ट वी हैव शैडो. द डायरेक्शन, शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट शैडो टेल्स अस अबाउट इट्स 3-dimensional फिगर. डेप्थ किस चीज़ की हो सकती है? 3 डायमेंशंस में ही डेप्थ होती है. फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, ये हम लोग का 2-dimensional शेप हो जाता है, दैट इज़ अ सर्कल. इसमें कुछ डेप्थ नहीं होती है. बट जब एक 3-dimensional फिगर आता है उसका एक शैडो आता ही है. तो शैडो कास्ट बाय ट्री ड्यूरिंग द डे एक एग्जांपल हो गया. यहाँ पे दिस इज़ मोर विजुअल. तो ये एक सर्कल है, दिस हैज़ नो शैडो. तो हम लोग इसको क्या एक 2D फिगर जैसा ही देख रहा है. बट यहाँ पे हम लोग इसको एक स्फीयर बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि दिस हैज़ अ शैडो. यहाँ से लाइट आ रही है एंड दिस इज कास्टिंग अ शैडो. तो हम लोग बोल पा रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ 3-dimensional फिगर एंड अ 3-dimensional सर्कल इज अ स्फीयर. तो हम लोग इसके लिए उसको एक स्फीयर बुला सकते हैं. इवन दो सिंस लैपटॉप पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, फ़ोन पे देख रहे हो, दीज आर स्टिल सर्कल्स ओनली. क्योंकि जो स्क्रीन है दैट इज़ अ 2-dimensional स्क्रीन. 3D में नहीं देख सकते अपने स्क्रीन पे. Next we have interposition. When objects overlap, the object on top is seen as being closer to us. A tree in front of a house. तो अगर एक घर को देख रहे हो उसके सामने एक ट्री है, तो ऑफ कोर्स जो ट्री है दैट विल बी क्लोजर टू अस. यहाँ पे भी है ब्लू एंड रेड रेक्टेंगल. दोनों में से ज़्यादा क्लोज क्या है? ऑफ कोर्स द ब्लू रेक्टेंगल. इवन दो यहाँ पे कुछ शैडो नहीं है, वी कैन स्टिल टेल क्योंकि ये इंटरपोजिशन हो रहा है. दिस इज ओवरलैपिंग. तो जो आगे वाला है वी कैन से कि इट इज़ क्लोजर टू अस. Next we have relative size. When objects are farther away they look smaller and larger when closer. ये वो कार वाला एग्जाम्पल कर सकते हो. A car gets smaller as it drives away. है ना. तो जितना छोटा होता जा रहा है ऑब्जेक्ट, आसपास का ट्रीज भी छोटे हो गए, जो पोल्स है इलेक्ट्रिकल पोल्स वो भी छोटे हो गए, जो आसपास स्कूटर्स है वो सब भी छोटे हो गए. ऑल दीज कम इन रिलेटिव साइज. तो जो रिलेटिव साइज है अगर वो पूरे एट अ सर्टन डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ स्मॉल. सिंस वो स्मॉल है इसके लिए उतना दूर है, तो हमारा रिलेटिव साइज आ जाता है. लुक एट दिस. यहाँ पे जो ब्लैक बॉल है दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू अस. हम लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो इसका साइज़ है सबसे बड़ा है. इफ़ यू कंपेयर इसका साइज टू लेट्स से दिस ऑरेंज बॉल ज़्यादा छोटी है. इवन तो यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, वी कैन स्टिल से कि ऑरेंज बॉल सिंस वो छोटी है इट इज़ फादर अवे. नेक्स्ट वी हैव लिनियर पर्सपेक्टिव. Parallel lines seem to converge as distance increases. Railway tracks converging. यहाँ पे ये phenomenon observe कर सकते हो. ये parallel lines है. We know rails तो parallel में ही चलती है. But still जितना वो दूर जाते जा रहा है they are appearing to converge. And ये convergence की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना वो converging दिख रहा है उतना ज़्यादा दूर है वो. यहाँ पे सबसे कम कन्वर्जेंस है तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पास में. यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस है इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो सबसे दूर है. नेक्स्ट वी हैव एरियल पर्सपेक्टिव. एरियल पर्सपेक्टिव मतलब ये नहीं कि ऊपर से देख रहे हो. इट मीन्स दैट ड्यू टू द एटमॉस्फियर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फादर अवे लुक मोर ब्लरी वेल क्लोजर ऑब्जेक्ट्स आर शार्पर. ग्रास इन फ्रंट इज शार्प बट माउंटेन्स आर ब्लरी. यहाँ पे देखो वी कैन इवन काउंट द पेटल्स ये फ्लावर्स पे. We can see the blades of grass, the stems of the flowers. But ये जितना दूर हो जाता है this mountain, ये mountain especially यहाँ पे देखो these are so blurry. यहाँ पे trees है but वो हम लोग कुछ details नहीं कर पा रहे.
इवन व्हेन वी लुक एट इट एक्चुअली अगर ये हमारे सराउंडिंग्स में भी होता स्टिल दिस वुड हैव बीन ब्लरी। इसके लिए एरियल पर्सपेक्टिव है, जितना ज़्यादा ब्लरी चीज़ें होती है उतना ज़्यादा दूर है, जितना ज़्यादा पास होता है उतना ज़्यादा हम लोग उसको क्लैरिटी में देख पाते हैं। इसके लिए हम लोग उसको परसीव कर सकते हैं एज बीइंग क्लोजर टू अस। देन वी हैव हाइट इन फील्ड। ऑब्जेक्ट्स दैट आर लोअर इन अ फील्ड ऑफ व्यू आर परसीव टू बी क्लोजर। ये इमेज को देखो, माउंटेन्स आर हायर इन आर फील्ड ऑफ परसेप्शन, दिख रहा है राइट। अगर हम लोग यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ करें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाला जो फ्लावर है दैट इज़ लोअर इन आर फील्ड ऑफ व्यू, एंड जो माउंटेन्स है वो ज़्यादा हायर है। अभी ऐसा यू कैन से कि ट्रीज तो और ज़्यादा हायर है, तो हम लोग इसको ज़्यादा दूर क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे फिर यू कैन इवन अप्लाई एरियल पर्सपेक्टिव, राइट। यहाँ पे एरियल पर्सपेक्टिव आ जाता है क्योंकि यू कैन स्टिल सी द डिटेल्स ऑफ द लीव्स। यू कैन इवन अप्लाई द टेक्सचर ग्रेडियंट, हमको थोड़ा सा लीव्स का टेक्सचर दिख रहा है। तो ये जो मोनोक्यूलर क्यूज होते हैं डेप्थ परसेप्शन, दे वर्क टुगेदर, इंडिविजुअली वर्क नहीं करता। बट जब आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, क्योंकि अब केस स्टडी ज़्यादा हो गई है साइकोलॉजी में, यू मोस्टली हैव टू राइट ओनली वन क्यू अनलेस एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाता है कि और कौन कौन से क्यूज़ है। बेस्ड ऑन मार्क्स डिटरमाइन क्या बताना है। नाउ वी हैव बाइनोक्यूलर क्यूज ऑफ डेप्थ परसेप्शन। बाइनोक्यूलर्स क्या होते हैं, वो दोनों आइज़ को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए बाइनोक्यूलर क्यूज ऑफ डेप्थ परसेप्शन में भी हम लोग दोनों आइज़ यूज़ करेंगे। क्यूज दैट हेल्प अस परसीव डेप्थ यूजिंग टू आइज़। सबसे पहला क्यू इज रेटिनल डिस्पैरिटी। हमारे आई के बीच में एक डिस्टेंस रहता है, दैट इज़ आवर नोज़। तो ये जो नोज़ जितना डिस्टेंस होता है हमारे आईज़ में, उसकी वजह से देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिस्पैरिटी इन व्हाट ईच आई सीज। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ ब्रिंग योर फिंगर टू योर आई, थंब लेके आ जाओ इन फ्रंट ऑफ योर आई, वरना कवर जो यहाँ का थंब है विथ योर हैंड एंड योर थंब बाय क्लोजिंग योर राइट आई। ओके, राइट आई बंद करो and look at this thumb and cover it with your right or left hand ka thumb. Now when you open the other eye, okay, पहले right eye बंद किया था, when you open your right eye now and close your left eye, you will see एक difference, right? जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। What was this person doing? ये अपने thumb से इस building को cover कर रहा था जब सिर्फ और सिर्फ उसने right eye बंद करके रखी थी। नाउ उसने क्या किया, उसने लेफ्ट आई बंद कर दी एंड राइट आई खोली, तो उसको ये जो डिस्पैरिटी की वजह से उसको फिर ये वापस बिल्डिंग दिखने लगी। सिंस उसको दिखने लगी, दिस इज़ योर रेटिनल डिस्पैरिटी, एंड इसकी वजह से वी कैन ऑल्सो से कि उसका डेप्थ कितना है। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जेंस एंड अकोमोडेशन। कन्वर्जेंस, व्हेन सीइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टू अस आर आईबॉल्स कन्वर्ज, व्हाइल सीइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर फादर अवे आर आईबॉल्स बिकम पैरेलल. This convergence is taken into consideration during depth perception. Example, a pencil near our face causes convergence. तो एक पेंसिल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस केस, तो ये जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है तो हमारी आईबॉल्स ऐसी रहेगी, राइट। तो एक कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस क्या होता है, व्हेन टू लाइन्स आर कमिंग क्लोज टुगेदर, दैट इज़ योर कन्वर्जेंस फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग हमारे आईबॉल्स को कन्वर्ज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लुक एट दी ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोज। अभी ये ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो हम लोग दूर मूव करते जा रहे हैं, लेट्स से टू दिस पॉइंट, तो जो हमारी आईबॉल्स है वो पैरेलल होती जाती हैं, राइट। यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी एंड देन हम लोग दूर गए तो पैरेलल होने लगी इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जितना ज़्यादा कन्वर्जेंस होता है वी कैन से उतना ज़्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट है। जितना कम कन्वर्जेंस है या फिर जितना ज़्यादा आईबॉल्स हमारी पैरेलल होती है, वी कैन से दैट इट इज़ दैट फादर अवे. Next we have accommodation. While seeing objects that are closer to us, the ciliary muscles in our eye adjust the lens to be thicker and convex. While seeing objects that are farther away, the lens is flatter. हमारे आई में बेसिकली एक लेंस होता है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। एंड ये लेंस के ये छोटे छोटी चीज़ें दिख रही है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आर सीलियरी मसल्स। आईज में डिफरेंट लेयर्स होता है, ये कोरॉइड लेयर का होता है। दिस यू डू नॉट नीड टू नो। 10th में अगर बायोलॉजी था, यू ऑलरेडी नो दिस वेरी वेल। इफ़ यू राइट इट चलेगा, नो वरीज, मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, बट इवन इफ़ यू डोंट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सिर्फ क्या याद रखना है, जो सीलियरी मसल्स रहती है वो हमारे लेंस को अकोमोडेट करती है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाए। फोकस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये जो लेंस रहता है इट रिफ्रैक्ट्स लाइट। रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली जो लाइट आ रही है उसको बेंड करना। दिस वॉज बेसिक फिजिक्स,
फिज़िक्स भी नहीं पढ़ा है तो स्टिल वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. रिफ्रैक्शन ये सब भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रीज़न दे रहा हूँ क्यों लेंस एडजस्ट करना पड़ता है. जब क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, लेट्स से इधर, तो हमारा लेंस थिकर होता है. एज यू कैन सी कि ये दोनों लेंसेज को कंपेयर करोगे, दिस इज़ मोर थिकर. एंड जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है या फिर एक फार ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो हमारा लेंस ज़्यादा फ्लैट होता है. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. एंड ये जो अकोमोडेशन रहता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा परसेप्शन वाले स्टेज के टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि कितना ज़्यादा हमारा लेंस, कितना ज़्यादा थे कि हमारा लेंस, ये भी कैलकुलेट किया जाता है. एंड कितना ज़्यादा फ्लैट है वो भी. एग्जाम्पल, सीइंग अ ट्री इन अ डिस्टेंस कॉजेज द लेंस टू बी फ्लैटर. जब दूर का ऑब्जेक्ट लेंस इज फ्लैटर, पास का ऑब्जेक्ट लेंस इज थिकर. ये सारे डेप्थ्स और डेप्थ परसेप्शन के क्यूज हो गए. नाउ वी हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ कलर. सिर्फ डेफिनेशंस करने ये सारी चीज़ों के. सबसे पहले वी हैव ह्यू एंड वेवलेंथ. द ह्यू ऑफ अ कलर इज व्हाट हेल्प्स अस कैरेक्टराइज इट एज रेड, ग्रीन, ब्लू एटसेट्रा. इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द कलर. Wavelengths range from 380 nanometers to 700 nanometers. This is 10th standard physics spectrum वाला chapter है. If you had it, well and good, already पता है. Now, for those of you who do not know what wavelength is, look at this diagram. यहाँ पे जो ये waves आ रही हैं, right? इस वेव का एक लेंथ ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, एंड देन इस वेव का लेंथ ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक. इफ़ यू कंपेयर इट, ऑफकोर्स ये वाला ग्रेटर है, राइट? ये छोटा लेंथ है एंड ये बड़ा लेंथ है. तो ईच एंड एवरी लाइट का कलर हैज़ अ डिफरेंट वेवलेंथ विच इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. तो ये जो 380 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स होता है, दिस इज़ कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट 380 नैनोमीटर्स से 700 नैनोमीटर्स तक होता है. दिस इज़ बेसिकली योर रेनबो. तो वायलेट से चालू होता है, रेड पे ख़त्म होता है. वायलेट हैज़ द लोएस्ट वेवलेंथ. सबसे छोटा वेवलेंथ होता है वायलेट का, एंड सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेड का. इसकी वजह से हम लोग कलर डिटरमाइन कर पाते हैं. तो जितना बड़ा वेवलेंथ है, इट मूव्स टूवर्ड्स द रेड साइड ऑफ द रेनबो. जितना छोटा वेवलेंथ है, इट मूव्स टूवर्ड्स द वायलेट साइड ऑफ द रेनबो. That's all you need to know. Next we have brightness. The brightness of a color is the amount of light it gives off. A lighter color gives off more light than a darker color. तो ये वाला जो color है, it is giving off more light than this maroonish brown color. Then we have saturation. The saturation of a color is its vividness and vibrancy. A saturated color is more pure while an unsaturated color looks dull. एक एप्पल इमेजिन करो. अगर वो एप्पल इस कलर का है, वुड यू रादर ईट इट या फिर इस कलर का एप्पल खाओगे? ऑफकोर्स यू विल ईट इट, इट इज़ ये वाला रेड, राइट? क्योंकि हम लोग उसको ऐसा परसीव करते हैं, इट इज़ मोर प्योर. इसके लिए हम लोग ये वाला एप्पल ज़्यादा खाना प्रेफर करेंगे, वाइल वील से कि ये शायद एप्पल इज़ रॉटन या फिर डेड वन अ डिकेड, अगर ऐसा कलर का एप्पल हुआ तो. दैट इज़ बेसिकली योर सैचुरेशन. ये सेम कलर है बट इसका सैचुरेशन लेवल डिफर करता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा विविड एंड वाइब्रेंट है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा डल है. नेक्स्ट वी हैव आफ्टर इमेजेस. ओनली डेफिनेशंस. An after image is an image of an object that is left on the retina for a brief amount of time even after we stop seeing it. ऊपर आसपास कोई वाइट लाइट है, look at it, stare at it for 10 seconds. If you can do it, I don't want you to spoil your eyes. सिर्फ look at it for 10 seconds and then look somewhere else. कोई भी दीवार पे देखो जहाँ पे लाइट नहीं है. You'll still see a little bit of the light. ठीक है, that is the after image that is left. अभी दो टाइप के आफ्टर इमेजेस होते हैं. फर्स्ट वी हैव द पॉजिटिव आफ्टर इमेज. अ पॉजिटिव आफ्टर इमेज इज वन विच रिटेन्स इट कलर्स, ब्राइटनेस एट्सेट्रा. इट लास्ट्स फॉर अ शॉर्टर टाइम. इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब बहुत सारे आए होंगे जहाँ पे एक डॉट पे फोकस करवाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट एक वाइट स्क्रीन पे दिखवाएंगे, एंड देन यू कैन सी द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द सेम वन. अभी हम लोग करेंगे नहीं, बट if you are interested in that, go and watch a video of that. Basically यहाँ पे इस वाले में क्या, इसके नोज़ पे फोकस करना था, and then when you looked at a white wall, तो ये जो लड़की वो एक्चुअल कलर में दिखती है. That is your positive after image. तो ये क्या आफ्टर इमेज है, हम ये पूरा कलर
रिटेन करेगा. यू विल सी द स्किन कलर, यू विल सी द ब्लैक ब्लॉन्ड हेयर. ठीक है, वो ड्रेस का भी कलर दिखेगा एकदम क्लियरली. The opposite of it is the negative after image. Negative after image is one in which the colors are inverted. Red becomes green, blue becomes yellow and vice versa. ये longer time के लिए होता है. अगर difference पूछा तो ये एक difference काफ़ी है. It lasts for a shorter time, longer time. इसमें color retain किया जाता है, इसमें color retain नहीं होता, color opposite हो जाता है. अभी based on what? The opponent process theory. Not in syllabus, but it is important to know. ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी से डिटरमाइन किया जाता है कि नेगेटिव आफ्टर इमेज कौन से कलर का है. तो व्हेन यू सी दिस, एक ये वाले ऑब्जेक्ट को इफ़ यू स्टेयर एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हमारा ऑब्जर्व्ड इमेज है. तो रेड बिकम्स ग्रीन, ब्लू बिकम्स येलो. तो सब लोग ने यहाँ पे किया, तो ये इसका नेगेटिव आफ्टर इमेज फॉर्म हुआ है. द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इल्यूजन्स. फॉर ईच एंड एवरी इल्यूजन रिमेंबर द नेम ऑफ हु डेवलप द इल्यूजन, वो इल्यूजन एक्चुअली है क्या, एंड देन फाइनली उसका डायग्राम्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल डायग्राम्स है सबके, एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है. आई हैव टेकन द डायग्राम्स जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है पेपर्स में. तुम लोग ईजिली आइडेंटिफाई भी कर पाओ अगर आइडेंटिफिकेशन के लाया. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इल्यूजन्स? इल्यूजन्स आर फॉल्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड बाय आवर परसेप्टिव प्रोसेस. फॉल्स इंटरप्रिटेशंस, अभी वील सी ये फॉल्स इंटरप्रिटेशंस कैसे हो सकता है. जो एक्चुअल सच है वी आर नॉट सीइंग दैट, बट इंस्टेड हमारा ब्रेन गेट्स कन्फ्यूज्ड. इसके लिए हमारा परसेप्शन में गलती हो जाती है. दैट्स इट. फर्स्ट अप वी हैव द मुलर-लायर इल्यूजन. इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रांस मुलर-लायर. ये नाम हो गया ऑफ द डेवलपर. इन दिस इल्यूजन टू लाइन्स ऑफ द सेम लेंथ अपीयर टू हैव डिफरेंट लेंथ्स ड्यू टू एन एरो हेड एट द एंड्स. अभी ये जो दो लाइन्स है, व्हेन यू सी इट एट फर्स्ट दिखेगा कि ये लाइन इज शॉर्टर देन दिस लाइन, बट एक्चुअली जब स्केल से मेजर करोगे या फिर किसी चीज़ से मेजर करोगे, बोथ ऑफ दीज लाइन्स हैव द सेम लेंथ. ये दोनों लाइन का लेंथ इज एग्जैक्टली द सेम. द ओनली डिफरेंस इज जो एरो हेड बनाए गए हैं, दोज आर इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस. दैट इज इट. एंड ये ओरिएंटेशन डिफरेंस की वजह से हम लोग उसको ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि दिस इज़ लॉन्गर एंड दिस इज़ शॉर्टर, इवन दो ये दोनों सेम होता है. नेक्स्ट यू हैव द हाइट विथ इल्यूजन डेवलप्ड बाय विल्हेल्म वुंड. विल्हेल्म वुंड, इफ़ यू रिमेंबर यूनिट 1 में हम लोगों ने किया था. इफ़ यू रिमेंबर हु विल्हेल्म वुंड इज़, प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन. कोई स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपर था, कौन से स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपर था, प्लीज़ राइट इट डाउन. In this illusion, two lines of the same length are taken. One is placed perpendicular to the other and it looks longer than the base. तो ये जो दोनों लाइन्स है वो एक्चुअली सेम लेंथ की है. कि इवन इन एग्ज़ाम स्केल लेके जाना, जो लेंथ ऑफ द लाइन है दोनों 5 सेंटीमीटर बना देना, दैट इज़ मोर देन इनफ. बस सेम होना चाहिए. दैट इज़ ऑल दैट देयर नीड्स टू बी. अलग अलग एक्चुअली नहीं होना चाहिए. डोंट मेक दिस 9 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर कर दिया, नहीं. इट हैज़ टू बी ऑफ द सेम लेंथ. तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, बट व्हेन वी लुक एट इट वी परसीव इट एज बीइंग लॉन्गर. कौन सा? जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, जो बेस है वो शॉर्टर दिखता है एंड जो परपेंडिकुलर लाइन है वो टॉलर दिखती है. नेक्स्ट वी हैव द पोंजो इल्यूजन डेवलप्ड बाय मारियो पोंजो. In this illusion, two lines of the same length are placed over converging lines. The lines appear to be of different lengths. पहले converging lines बना देना, दो converging lines आ गई, and then same length की lines अगेन यहाँ पे 3-4 सेंटीमीटर की lines ड्रॉ कर दी. ये exactly the same है, बट हम लोग को क्या लगता है, this line is longer than this line. ये वाला illusion मैंने बहुत जगह देखा, it is given over rails. रेल लाइन्स भी जैसे हम लोगों ने देखा था कन्वर्ज होती है, राइट. ये लाइन्स यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, इसके ऊपर रेड लाइन बना के दे सकते हैं. तो इमेजिन इतना बड़ा लाइन यहाँ पे एंड देन इतना बड़ा लाइन यहाँ पे, वो इमेज भी दे सकते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, वो स्टिल पोंजो इल्यूजन ही है. नेक्स्ट वी हैव ज़ोल्नर इल्यूजन. ये दोनों जोहान है, तो रिमेंबर दिस, इसके नाम सिंपल हो जाता है. डेवलप्ड बाय जोहान ज़ोल्नर. इन दिस इल्यूजन पैरेलल लाइन सीम टू बी कन्वर्जिंग ड्यू टू डायगोनल्स दैट कट देम. ये पर्सनली मेरा फेवरेट इल्यूजन है क्योंकि आई स्टिल कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड दिस. पहले ड्रॉ पैरेलल लाइन्स एंड देन उसमें अलग अलग एंगल से कट्स बना दो. तो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइन्स आगे जाके कन्वर्ज होंगी, बट एक्चुअली इफ़ यू आर मेजरिंग इट विद अ स्केल या समथिंग, यू कैन सी कि ये लाइन्स क्लियरली पैरेलल है.
Okay, that is your Zollner illusion. Then the last illusion, the last concept of this chapter is the Poggendorf illusion. It was developed by Johann Poggendorf. In this illusion, a line that goes behind a box seems to not be connecting properly when it emerges from the other end. अभी ये वाला डायग्राम देखो, इसमें जो लाइन है, when we observe it, हम लोग को ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लू वाली लाइन है उसको फॉलो करेगा. When the black line goes behind the rectangle, हम लोग को ऐसा लगेगा कि it is actually a part of the blue line. But in reality, जो black है वो red से connect हो रहा है, not blue. Now this disparity, ये illusion है एक, हमारा perceptual error है. तो when you draw this, पहले rectangle बनाओ, एक scale रखो सीधी, पहले ये वाली line draw कर दो, black and red वाली, and then एक extra line blue वाली. That's it. तो ये diagram भी draw करने में आ जाएगा. So this was your Poggendorf illusion. And that is it for this video. ये chapter is very short, very interesting, very easy, very scoring. इसमें basically सिर्फ definitions है, कोई बड़ी बड़ी theories नहीं है. और I can almost guarantee laws of grouping आएगा and at least एक illusion आएगा. Okay, most 99% of the papers that I've seen उसमें है ही ये दोनों questions. तो prepare ये दोनों सबसे अच्छे से, and at least monocular cues and binocular cues भी पूछते ही हैं वो. अभी if you have seen the recent specimen paper of psychology, बहुत ज़्यादा case study based हो चुका है. तो be ready for identifying things. ये chapter बहुत ज़्यादा visual है, तो you need to be familiar with all concepts. कहीं पे भी कुछ भी वो लोग identify करने दे देंगे, not just illusions. कौन सा binocular cue यूज़ हो रहा है, कौन सा monocular cue यूज़ हो रहा है, कौन सी constancy यहाँ पे दिखाई जा रही है, कौन सा law of grouping है, figure and ground principle, कौन सा टाइप का फैक्टर इज़ यूज्ड इन द स्पेसिफिक केस स्टडी, ये सब भी दे सकते हैं. एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस. ओके, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब पढ़ने में आता है. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अगर कुछ और डाउट्स है, प्लीज़ ड्रॉप देम डाउन इन द कॉमेंट्स. थैंक यू, बाय बाय. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla